नमस्ते। अक्सर ऐसा लगता है कि बच्चों की कविताएं बहुत सीधी सादी सी होती हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी परतों के नीचे गहरी कहानियां छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही लोकप्रिय हिंदी कविता को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये अराजकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आखिर में सुकून की एक छोटी सी कहानी सुनाती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी लाइन से जो हम सबने सुनी है। एक अकेला मोटा हाथी बस यूं ही घूमने निकला है। ये सीन हमें सीधे कहानी की दुनिया में ले जाता है, जहां अभी तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बच्चों का गीत है, या इसके अंदर मिलकर काम करने और मुश्किलों से निपटने के बारे में कुछ सिखाया जा रहा है? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले उस पल पर ध्यान देते हैं जहां से घटनाओं की ये पूरी चेन शुरू होती है। ये सब कुछ एक हाथी और उसकी एक छोटी सी मुश्किल से शुरू होता है। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। हाथी फंस गया है और वो मदद के लिए पुकारता है। ये इस कविता का मेन पैटर्न सेट करता है। एक प्रॉब्लम का सामना करना और फिर मदद के लिए किसी और को बुलाना। और बस यहीं से चीजें दिलचस्प होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे और हाथी जुड़ते जाते हैं ना, सिचुएशन और भी अजीब होती जाती है। मदद बुलाने का ये सिंपल सा आइडिया कुछ ऐसे नतीजे लाता है जिनके बारे में सोचा भी नहीं था। अब देखिए होता क्या है। हर सॉल्यूशन एक नई प्रॉब्लम लेकर आता है। 2 हाथी आए तो वो एक तंग रास्ते में फंस गए। 3 हुए तो साइकिल उनका बोझ नहीं उठा पाई, और 4 हाथी, उन्होंने तो ठेला ही तोड़ दिया। मतलब हर बार हाथियों का बढ़ता नंबर मदद करने की बजाय उल्टा कियोस्क को और बढ़ा रहा है। लेकिन फिर कहानी एक जोरदार मोड़ लेती है। ये इस कविता का क्लाइमैक्स है, जहां फेलियर का जो पैटर्न चल रहा था वो आखिरकार टूट जाता है और ग्रुप का रोल पूरी तरह से बदल जाता है। इस बार चैलेंज सबसे बड़ा है। 5 के 5 हाथी एक जाल में कैद हैं, लेकिन पहले के उलट जहां उनका ग्रुप ही प्रॉब्लम की जड़ था, अब वही ग्रुप सॉल्यूशन की चाबी बन जाता है। वो कोई प्लान नहीं बनाते, बस उनका एक साथ होना ही उन्हें आजाद करा देता है। और ये लाइन कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि जब वो एक साथ झूमना शुरू करते हैं तो उनकी मिली-जुली ताकत उस जाल को तोड़ देती है। ये कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक नेचुरल कलेक्टिव एक्शन का नतीजा है। यहां आकर संघर्ष का अंत खुशी और जश्न में होता है। एकता की एक ऐसी शक्ति का प्रतीक जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। हाथियों के जश्न के ठीक बाद कविता का मूड बिल्कुल ही बदल जाता है। हम अचानक से उस हाई एनर्जी वाली दुनिया से निकलकर एक शांत, घरेलू से माहौल में पहुंच जाते हैं। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। हम एडवेंचर और केओस से सीधे घरेलू आराम में चले जाते हैं। तेज रफ्तार धीमी हो जाती है और एक लॉजिकल कहानी की जगह ले लेती है एक सपने जैसी अजीब सी दुनिया। ये बदलाव जानबूझकर किया गया है ताकि एक बच्चे को धीरे धीरे शांत किया जा सके। तो चलिए अब कविता के दूसरे हिस्से को देखते हैं, जो कि अपने नॉन लीनियर और कह सकते हैं सपनों जैसे गुणों पर बना है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इस लोरी का मकसद कोई कहानी सुनाना है ही नहीं। इसका काम है शांत करना, सुलाना। और ये काम वो करती है ऐसी इमेजेस के जरिए जो आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं, लेकिन बहुत जेंटल हैं। जरा इस सीक्वेंस को देखिए। इसका कोई लॉजिक नहीं है, है ना? पंखा चल रहा है, बच्चे को नींद में भूख लग जाती है, फिर आती है मूंगफली जिसमें दाना ही नहीं, फिर अचानक से कोई कहता है हम तुम्हारे मामा नहीं, फिर मामा कोटा जाते हैं, एक तोता लाते हैं और वो तोता गाना खा लेता है। ये पूरा का पूरा एक सपने जैसा लगता है, जहां चीजें बस होती जाती हैं, और शायद इसी वजह से ये इतना सूदिंग है। तो आखिर में अगर हम दोनों कविताओं को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहली कविता एक्साइटमेंट और एनर्जी बनाती है, और दूसरी कविता उस एनर्जी को धीरे धीरे शांत कर देती है। ये एक तरह से बच्चों को इमोशंस को मैनेज करने का एक मॉडल दे रही है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये जो बच्चों की सिंपल सी कहानियां होती हैं, क्या ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, दोस्ती और जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में कुछ गहरा सिखाती हैं? सोचने वाली बात है ना?